नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे टीम 2024 की। देखिए, टीम 2024 और हम यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो आखिरकार राज तिलक भी हो गया और तमाम चीजें होने के बाद जिस तरीके से नए चेहरों को मौका दिया गया है, तो उससे यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक साथ कई लोगों को साधने का प्रयास है। और आने वाले समय की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर यह भी है कि 21 मंत्री पिछड़ा वर्ग के हैं, 7 मंत्री अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जाति के मंत्री हैं। 2024 के चुनाव के लिए एक पूरी टीम बनकर तैयार हो गई है, जो कहीं ना कहीं किस तरह का नेतृत्व करेगी, किस तरह से काम होगा और एक संतुलन बिठाने की जो बात थी, जो हम लगातार करते आ रहे थे पूरा मंत्रिमंडल देखने के बाद, तो बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम ने सबका साथ और सबके विकास को सरकार और संगठन की नीति बनाकर 2014 से विजय रथ पर सवार भाजपा और भरोसा मजबूत कर दिया है। और इसी क्रम में भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने पिछड़ा वर्ग के 20 मंत्री बनाकर बड़े वोट बैंक को रिटर्न गिफ्ट देने के साथ 8 दलित मंत्री बनाकर इस वर्ग के वोट को थामने की रणनीति तैयार की है। इसी के साथ ब्राह्मणों और दूसरे वर्गों को भी साधने की कोशिश की गई है। सत्ताधारी दल की रणनीति दिखती है कि वो इसी रणनीति से लोकसभा चुनाव के लिए भी विश्वास जीतना चाहते हैं। दूसरी पारी शुरू कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नई टीम स्पष्ट संदेश दे रही है कि भाजपा सबका हाथ थामे मिशन 2024 की ओर बढ़ा चुकी है ये कदम। और इसी पर हम आज बात भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक पूरा मुझे लगता है जो वोट बैंक आया, जो सीटें आई हैं, उससे ये पता चलता है कि आखिर कहां से कितना उन्होंने जीता है। और इसके बाद जिस तरीके से मंत्रिमंडल में तमाम लोगों को जगह दी गई है, नए लोगों को जगह दी गई है, तो जिन वर्गों को साधा गया है ये उनके लिए बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट हो सकता है और इसका फायदा 2024 में भी बिल्कुल मिल सकता है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब योगी की टीम में जो 52 लोग हैं, उनमें से 22 पुराने मंत्रियों को हटाकर देखिए 32 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। 3 दलित मंत्री बनाए गए थे 2017 में, पिछड़ा वर्ग से बनाए गए थे 17 मंत्री। और अभी लगभग जिस तरह से पूरे लोगों की बात करें तो सभी को एक समान रूप से समान चीजें दी गई हैं और इसीलिए शायद कहा भी है कि सबका साथ सबका विकास। खैर, आने वाले समय में ये टीम कैसे काम करेगी, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि मुख्य विपक्षी दल जो है वो, अब कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति बहुत मैटर करती है, वो इसको कैसे अब इसको संभालेंगे। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं। देशबंधु दीक्षित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए विजय अस्थाना जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले विजय अस्थाना जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश का यदि हम देखें तो समाजवादी पार्टी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यदि योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की बात करें, एक रिटर्न गिफ्ट दिया है उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से कुछ नए चेहरों को शामिल किया, हर वर्ग को कुछ ना कुछ मंत्रिमंडल में रखा है। निश्चित तौर पर 2024 की तैयारी है और कितना फायदा वो ले पाएंगे, और समाजवादी पार्टी जो वोट बैंक की हमेशा हम बात करते आए हैं, वो कैसे इस चीज को अब समझेगी? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार बनाने के लिए। और जहां तक जो आपने कह रही हैं कि जिस तरह से योगी जी ने नए लोगों को शामिल किया है और कई हर जात हर बिरादरी से लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, कहीं ना कहीं से जरूर इसका फायदा मिलेगा और ये होना भी चाहिए। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ा। 38% जनता ने समाजवादी पार्टी का सहयोग किया और बहुत अच्छा इलेक्शन लड़े हैं। और हार और जीत तो अपनी अलग चीज है, वो तो जो राजनीति है तो उसमें हार जीत चला करती है। और जिस तरह से इन्होंने मंत्रिमंडल में बंटवारा किया, जो दिया है, चीजें की हैं, सही है, वो ठीक है। लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जी ठीक है। चलिए, देशबंधु दीक्षित जी, जिस तरीके से
सभी वर्गों को कुछ कुछ दिया गया है और मुझे लगता है कि हम एससी से बात करें तो 8 मंत्री हैं, जाट समाज से 5 मंत्री हैं, ठाकुर समाज से 6 मंत्री हैं, ऐसे करके अलग अलग लोगों को जगह दी गई है। क्या ये वाकई एक रिटन गिफ्ट है? और दूसरी चीज 2024 में वाकई राह आसान हो जाएगी ये करने के बाद? नहीं, जैसा कि राशि जी आपने कहा, रिटर्न गिफ्ट समझ लीजिए, या जो है ये तो एक परिपाटी होती है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी नाथ और उनके मंत्रिमंडल की सभी नवनिर्वाचित मंत्रियों को मैं बहुत भूरी भूरी बधाई देता हूं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। और जैसा कि आप कहते, देखिए, लोकतंत्र का मुख्यमंत्री का नैतिक दायित्व होता है कि वो मंत्रिमंडल में किसे रखें और किसे न रखें। और जो भी हमारा मंत्रिमंडल बना है वो बहुत ही समायोजित है। इसमें सभी वर्गों का, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे एससी एसटी हो, सभी का समावेशी विकास है। और सभी मिलकर उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रथम स्थान पे ले जाएंगे। और हम बिना रुके, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा भी है, हम बिना रुके बिना टके अपने विकास के मार्ग पर जैसे चल रहे हैं वैसे ही विकास की योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाते जाएंगे और लोक कल्याण हितकारी में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अग्रणी योगदान करेंगे। ठीक है विजय स्थाना जी, एक सवाल मेरा और इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी भी बहुत अच्छा लड़कर आई है, बिल्कुल आई है, अच्छी सीटें भी आई हैं, पिछली बार से कंपेयर करें तो सीटें बढ़ी भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम यदि अभी की वर्तमान स्थिति देखें, या उत्तर प्रदेश में ये कहा गया है कि मुद्दे अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन जब एन मोमेंट पे इलेक्शन आता है तो जातिगत समीकरण जो होते हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं। यूपी की सियासत में हम हमेशा देखते आए हैं। तो अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक संतुलन बिठाया इस मंत्रिमंडल में, इसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी इसको कैसे कहना चाहिए ना कि इसको कैसे तोड़ सकती है या छुड़ा सकती है? क्योंकि यदि हमें आगे बढ़ना है या आप समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना होगा, वो कैसे करेंगे? कि जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी है और वो ये जो आप बता रहे हैं कि हर जात और हर बिरादरी के लोगों का समायोजन जिस तरह से भाजपा ने अपनी पार्टी में किया है, ठीक है, तो उस चीज को सपा को तोड़ना नहीं है। सपा पहले से ही एक ऐसी पार्टी रही जिसमें हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म को उसमें महत्व दिया गया है। उसको उसे तोड़ना नहीं है। बस सपा जैसे ही कार्य कर रही थी वैसे ही करेगी। बस सपा को जो सपा ने जो विकास के कार्य किए हैं, जो सपा ने जो जनता के लिए किया, उस चीजों को जिस तरह से प्रचारित करना है, लोगों तक पहुंचाना है, बस उसकी जरूरत है और वो हम लोग पहुंचाएंगे। और जब जनता को चीजें पता लगेंगी कि हाँ नहीं सरकार में पे काम हुआ है, तो उस पे जनता जरूर ध्यान देगी। और ये कोई चीज नहीं है, तो नो डाउट बहुत अच्छा सिस्टम लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है देशबंधु जी, इन तमाम लोगों के साथ आने वाले समय में कैसे काम करना है वो सब तो चीज़ें ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडल बन गया और निश्चित तौर पर इसको रिटर्न गिफ्ट भी हम मान सकते हैं। जातीय संतुलन बिठाया गया है, वो दिख ही रहा है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देखने को आई है, करीब 22 पुराने मंत्रियों को हटाकर 32 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। इसकी वजह क्या थी? क्या जिनको रिटर्न गिफ्ट देना था उनको शामिल करना जरूरी था, या फिर ये माने कि जो 22 पुराने मंत्री हैं उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड देखा समझा गया, उसके बाद बदलाव किया गया? नहीं राठी जी, जैसा कि आपने कहा कि 22 नए पुराने चेहरों को हटाकर 32 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया, तो इस पर मैं यह तर्क देना चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और हम आमूल-चूल परिवर्तन करते रहते हैं। देखिए, कुछ लोग सरकार से संगठन में जाते हैं तो कुछ लोग संगठन से सरकार में आते हैं। यह एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को और सभी जाति समुदायों को साथ लेकर चलती है। देखिए, कुछ की सांगठनिक क्षमता बहुत अच्छी होती है तो उनको संगठन में भेजा जाता है, और कुछ की संगठन से सरकार में आने की अपेक्षा होती है कि नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करके कुछ अनुभव प्रदान किया जाए। तो यह एक प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। इसमें हम किसी प्रकार की हीन मेट न निकालें तो अतिशयोक्ति ही होगी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारा ध्येय है सबका साथ सबका विकास, और सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाई जाए।
इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, जाति पंथ परिवारवाद की राजनीति से हम ऊपर उठते हैं। और आप समाजवादी मित्र को मैं यही संदेश देना चाहूंगा, देखिए लोकसभा की सदस्यता के इस्तीफा देकर आदरणीय अखिलेश जी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अपने को उचित रखा समझा। अब ये धरातल पे आए और लोक कल्याण हित की बात करें। देखिए जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद और जहर या नफरत की राजनीति से दूर उत्तर प्रदेश के योगदान में, देखिए चुनाव में जीत हार होती है, यह बात हमारे समाजवादी मित्र कहते हैं, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन एक सकारात्मक, हम भी बहुत दिन तक आपने देखा विपक्ष में रहे, लेकिन हमने हमेशा सकारात्मक भूमिका और जनता से जुड़े मुद्दे जो जनता के विकास के साथ है उनमें सहयोग प्रदान करें। तो निस्संदेह उत्तर प्रदेश हमारा एक दिन भारतवर्ष में नंबर 1 प्रदेश बनेगा। ठीक है, चलिए विजय जी, समाजवादी पार्टी की मैं यदि एक मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जो एक वोटिंग का परसेंटेज आया था वो समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा आया था, मतलब ये कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ आया। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का रिटर्न गिफ्ट है या सबसे ज्यादा मंत्री जिस वर्ग के दिए गए हैं, वहां पर कैसे चूक समाजवादी पार्टी से हो गई, ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं, देखिए जातिगत समीकरण प्रभावी होते हैं और ये हुए हैं। ओबीसी से करीब 20 मंत्री बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक रिटर्न गिफ्ट है। कहां चूक समाजवादी पार्टी से हुई जो यहाँ का जो वोट बैंक था वो बहुत ज्यादा बीजेपी की तरफ चला गया? अब इसमें तो हमको समझ में आता है, समाजवादी पार्टी ने अपना चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं से बसपा का चुनाव में न आ पाना, बसपा का जो वोट बैंक था वो बसपा ने उसको अपने मतलब बसपा को न मिल पाना, वो वोट बैंक भाजपा की तरफ चला जाना और सपा की तरफ न आना, ये कहीं ना कहीं से सपा की हार का बहुत बड़ा कारण हमको लग रहा है। ये होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से बसपा को एक सीट केवल बसपा को पूरे उत्तर प्रदेश में मिली है, यह बड़ा विचारणीय है कि बसपा भी भाजपा के अपोजिट, उसके अपोजिट में एक पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश में मायावती जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसके बाद अगर उनको उत्तर प्रदेश में एक सीट केवल मिली है तो ये बहुत सोचनीय है, ये बहुत विचारणीय है कि बसपा का वोट बैंक कहाँ गया। तो बसपा का कहीं ना कहीं से काफी वोट जो था वो सब कुछ कारण ऐसे थे जिसको मतलब जिस वजह से बसपा के जो वोट बैंक था वो भाजपा में गया, जिससे सपा को नुकसान मिला और जिसकी वजह से सपा थोड़ा सा कुछ परसेंटेज वोट में पीछे रह गई और सरकार नहीं बना पाई और उसका फायदा भाजपा को मिला है। ठीक बात है, लेकिन वाकई में ये जिस तरह से नतीजे आए थे शायद किसी ने सोचा नहीं था कि किसी को एक सीट भी मतलब एक सीट यदि आ रही है तो आप सोचिए कि मतलब पूरा का पूरा वोट बैंक कहाँ गया है। बिल्कुल सही साबित हुआ था कि पूरी की पूरी जो लड़ाई थी वो बीजेपी और सपा की ही थी। खैर ठीक है, लेकिन ये डिवाइडेशन जो हुआ वोट्स का वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखने को मिला है। खैर आने वाले समय की यदि हम बात करें या हम 24 की बात कर लें, क्या लग रहा है कितना एक मुकाबला कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी? नहीं, बिल्कुल मुकाबला होगा और लोकतंत्र की पहचान भी यही है कि विपक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए और बिल्कुल सपा मुकाबला करेगी और लड़ेगी और रिजल्ट आपके सामने होगा। 24 में भी आपके सामने हम बैठेंगे और बात करेंगे। ठीक है, देशबंधु जी, भारतीय जनता पार्टी की क्या आगे की रणनीति या प्लानिंग इसके लिए 2024 के लिए है? क्योंकि अब तो सब कुछ हो गया, सत्ता हो गई, राज तिलक हो गया, मंत्रिमंडल पूरा गठित हो चुका है, तमाम चीजें हो गई हैं। अब आने वाले समय में और सभी लोगों को वो तमाम चीजें मिल गई हैं जो शायद देना था या जरूरी भी था या जो भी सोचा हो, वो पार्टी का आंतरिक संगठन का आंतरिक मामला है। तो आने वाले समय के लिए हम 24 की बात करें तो अब क्या सोचा है? राखी जी, जो आपने रणनीति की बात कही, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के स्थान और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करनी है। और हमारे जो विकास के कार्य शुरू किए थे, चाहे लोगों के रोजी रोजगार की बात हो, चाहे लोगों के जीवन रक्षा की बात हो, चाहे जो विकास के मुद्दे हों, जो भी मुद्दे हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो परियोजनाएं हमारी चल रही हैं वो तीव्र गति से, अब देखिएगा आने वाले 2024 में भी हम तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़कर, और ये आपने देखा समाजवादी पार्टी की हार का मुख्य कारण था ध्रुवीकरण, जो हमारे समाजवादी मित्र कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, जब हम गन्ना की बात करते थे
आप लोगों ने इसी चैनल पर बहुत बार, राखी जी, आपने ये मुद्दा उठाया कि पश्चिम में किसान का मुद्दा हमें नुकसान पाएगा। आपने देखा पश्चिम में हमें किसान ने भूरी भूरी वोट दिए और हम वहां पर समाजवादी पार्टी से बहुत आगे रहे। देखिए, हम अपनी बातों को, मैंने पहले भी कहा, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने जब समझा कि हम अपने मुद्दों को 11 बार हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने बैठक करने के बाद देखा कि हम अपने मुद्दों को किसानों को नहीं समझा सकते, तो किसानों के हित में वो कानून वापस किए। वही बात रही रोजी रोजगार की बात, तो आपने देखा होगा 70 करोड़ 80 करोड़ 15 करोड़ 80 करोड़ लोगों को आज भी हमने कोरोना काल से जो भोजन की शुरुआत की, वो जिस गति से अभी भी मुख्यमंत्री ने, देखिए, पहली बैठक में 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार और भी विकास के कार्य की बातें हो, ये देखिएगा आप आने वाले जो 5 वर्ष मिले हैं, वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य हमारे शुरू हैं उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। और निस्संदेह 2024 में भी जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद हमें 2014 में दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, 2022 में दिया गया, यही अपेक्षा करता हूँ 2024 में भी इससे ज्यादा हम बहुमत के साथ फिर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना। बिल्कुल और सही है। रही बात बसपा की बात या कांग्रेस की, देखिए, इन लोग कोरोना काल हो या कभी भी धरातल पे उतरते नहीं, कमरे के अंदर ट्वीट करने से। आप माननीय प्रियंका गांधी को देख लीजिए, ये चुनाव को एक इवेंट मैनेजमेंट समझ लेती है, चुनाव खत्म हो गया, इस समय इनकी पार्टी को बहुत घोर हार के विषय में चिंतन मंथन करना चाहिए। उस समय ये लोग कहीं नदारत नहीं। इनके युवा राजकुमार देखिए, रायबरेली की सीट को छोड़ के उत्तर प्रदेश, जहाँ की इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की सीट, इनके दादा, इनके पिताजी, इनकी दादी जी सभी वहां से नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन यह जो है यहाँ पे कभी नजर नहीं है। और बसपा की रही बात, उनका तो धरातल खत्म हो चुका है, केवल कमरे में बैठ के अब राजनीति नहीं होती। देखिए, राजनीति समर्पण, त्याग और जन सेवा का नाम है। आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के दुख दोष में साझा करना पड़ेगा और जनता के हित के कार्य करने पड़ेंगे, तभी आप नई सरकार में आने की और चुनाव में जीत की अपेक्षा कर सकते हैं। जनता से आपका जुड़ाव नहीं होगा तो जो परिणाम आए हैं वो परिणाम ही आते रहेंगे और आप हार हैं इसकी समीक्षा करें और जनता जनार्दन के हित में जुड़े और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, यही मेरा कहना है। और 2024 में हम फिर से सरकार बनाएंगे और जो कार्य बचे हैं वह उस कार्य को देख के देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है विजय जी, एक पॉइंट और है यहाँ पर। देखिए कि विधानसभा चुनाव के पहले एक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद करीब 21 मंत्री पिछड़ा वर्ग के थे, 7 मंत्री अनुसूचित जाति के और 1 अनुसूचित जाति के। कहीं ना कहीं क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला है? क्योंकि देखिए, मैं फिर से बोल रही हूं, यदि 21 मंत्री पिछड़ा वर्ग के थे और आप देखिए यहां पर ओबीसी को रिटर्न गिफ्ट दे भी रहे हैं इस मंत्रिमंडल विस्तार में और वोट बैंक अच्छा खासा उनको निश्चित तौर पर ओबीसी का मिला, तो मुझे लगता है एक मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ इलेक्शन के पहले, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जो आप विस्तार की बात कर रहे हैं, विस्तार जो किया गया था वो नो डाउट इसीलिए किया गया था कि उस वर्ग के जो वोट बैंक है वो हम मिले, इसलिए विस्तार किया था। पर वहां तक हमको जो लग रहा है कि उसका फायदा उतना ज्यादा अगर मिला होता तो समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज इतना बढ़ा है, 38% है, वो नहीं वोट हो सकता था अगर उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला होता। यहाँ पे कुछ मुद्दे थे जिस कहीं से हमारी बड़ा सा चीज को हम लोग पकड़ नहीं पाए या उस वहां तक हम जा नहीं पाए। कुछ ऐसा एक का मुद्दा चलता है, एक जो आता जा रहा है, तो वो गांव में जो लोग थोड़ा सा शिक्षित नहीं है उनको लगता है कि रोजगार राशन फ्री मिलता रहेगा। लोगों ने देख उनका 2% जो आगे बढ़ा वो इसलिए कि वो विस्तार को बहुत अधिक फायदा हमको लगता नहीं मिला है। ठीक है, अच्छा, तो क्या लगता है ये जो तमाम चीजें हुई हैं अब 2024 के लिए, ये तो चलिए मंत्रिमंडल विस्तार था या वर्गों को साधने के लिए था, विपक्ष में होने के नाते समाजवादी पार्टी को किस
चीज की जरूरत मुझे लगता है एक पार्टी में है, क्योंकि आप पक्ष रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी 2024 के लिए, क्योंकि इन्होंने तो वर्गों को साध लिया, उनको रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया और इलेक्शन से पहले विस्तार भी कर लिया था, जिसका निश्चित तौर पर फायदा मिला है। तो समाजवादी पार्टी ऐसे में इस चीज को अब कैसे अपनी तरफ झुका पाएगी? तो अब सिर्फ एक समाजवादी पार्टी को भी उसने अपने साथ जो कार्य किए हैं लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी के प्रचार की, तो उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। डायल 100 लेके आई और बहुत सारी एम्बुलेंस लेके आई। इन सब किस तरह से जैसे सामने जो पार्टी है भाजपा है, ये की हुई चीज प्रचारित करके जन तक पहुंचा पाती है इलेक्ट्रॉनिक या व्हाट्सएप फेसबुक से, उस तरह से समाजवादी पार्टी को अपनी की हुई चीजों तक पहुंचाना है। जब जनता को पता लगेगा कि जो समाजवादी पार्टी है उसने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कार्य किए हैं और उनको जानकारी मिलेगी, और समाजवादी पार्टी हमेशा वर्ग और हर वर्ग के लोगों को साथ करती है, ये कार्य करती है। जैसे हमारे भाई साहब उसमें कि वो परिवारवाद चीजें बोली गई, ऐसा नहीं है। परिवार है, उसमें से मुख्यमंत्री बने, परिवार, इसमें परिवारवाद की कोई बात नहीं है। वकील का लड़का चाहता है वकील बने, डॉक्टर का लड़का चाहता है डॉक्टर बने। तो वैसे एक मुलायम सिंह यादव जी इतने बड़े नेता, अगर नेता राजनीति कर परिवारवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी में साहब के लड़के हैं, उनको टिकट दिया गया, अधिकतर जो वहाँ पे नेता है उन्हीं के बेटे को टिकट दिया गया है, देखिए चलता है। इसको परिवारवाद से जोड़ना उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी विकास के कार्य वो जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जब जनता ढंग से पहुंचेगा तो समाजवादी पार्टी का और आगे जाके 2024 में मिलेगा। ठीक बात है। देखिए, करने से होता है, और यदि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन तमाम चीज़ों को समझा और करा जाएगा तो निश्चित तौर पर सपा को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण तो देखिए हर इलेक्शन होता है, हम किसी भी इलेक्शन की बात करें, महत्वपूर्ण मुद्दे भी होते हैं। मुझे लगता है जनता ने जो आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। देशबंधु जी, मुझे लगता है जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा सरकार की बढ़ी हैं और मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया है। अब वो तमाम चीज़ें करके दिखानी है जो अधूरी रह गई थी, या जो एक्सपेक्टेशंस जनता को हैं, या उनसे जुड़ी हुई चीजों के लिए है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, हमारी नई सरकार के साथ, गठन के साथ जिम्मेदारियां भी आई हैं, और हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र जो है उसमें लिखे एक एक बातों को हम जमीनी स्तर पर उतारेंगे, और निस्संदेह देखिएगा उत्तर प्रदेश को जो है उसमें लिखी हुई लोक कल्याण संकल्प पत्र में लिखी हुई एक एक बातें करेंगे, और जनता के हित में जो भी विकास के कार्य है वो सब हम पूरा करेंगे। और रही बात अभी हमारे समाजवादी शक्ति, देखिए यही नकारात्मक मानसिकता है। देखिए जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद होता है, जीत चाहे एक सीट से हो या 100 सीट से हो, उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो हमारी हार हुई उस पर मंथन करना। और रही बात उत्तर प्रदेश के विकास की, तो आपने देखा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कहा वो किया, और अभी भी देखिएगा पहली बैठक में उन्होंने देखिए तब भी कोरोना के जीते हुए संकट में जो भोजन हमारे 24 करोड़ जनता को मिल रहे थे उसे 3 महीनों के लिए आगे बढ़ा। आगे भी देखिएगा हम, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, सभी क्षेत्रों में जो हमने संकल्प पत्र में लिखा है वो सारे वादे पूरे करेंगे, और जो कहा है वो करेंगे। और सभी जाति वर्गों का, या देखिए मुख्यमंत्री का नैतिक अधिकार होता है कि किसे वह मंत्रिमंडल में शामिल करें, और हमारी पार्टी में एक से एक योग्य लोग हैं, और सबको संगठन और सरकार में समायोजित करके हमारी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी को अवसर मिलता है, और सभी का प्रथम प्रयास रहता है उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठा हुआ अंतिम नागरिक का भी विकास करे, और यही हमारा मूल उद्देश्य है। और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हम अगर देश रखेंगे तभी उत्तर प्रदेश हमारा उत्तम प्रदेश होगा, और निस्संदेह 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम शीघ्र जरूर। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, 2024 की टीम तैयार है, और
इसको 2024 की टीम इसलिए भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो उस चीज के लिए अब मेहनत करेंगे। समाजवादी पार्टी कैसे कॉम्पिटिट कर पाएगी, ये इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि सभी लोगों को साध लिया है इस मंत्रिमंडल के विस्तार से, और दिख रहा है क्योंकि हर वर्ग को वो दे दिया गया है रिटर्न गिफ्ट, जो शायद देना जरूरी था, और इलेक्शन के पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार शायद इसीलिए किया गया। तो देख, प्लानिंग के तहत चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब समाजवादी पार्टी को ये देखना होगा, थोड़ा सा टफ है उनके लिए कि 2024 को कैसे साधेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।